ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 12th का, और इस चैप्टर से डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी टॉपिक पूछा जाए उसे स्कीमेटिक रे डायग्राम में ही बनाना है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक बायो में कि ह्यूमंस आर वीवी पैरस, हम मैमल्स हैं तो बाकी मैमल्स की तरह हमें भी बच्चा ही होता है। ह्यूमंस आर वीवी पैरस। ह्यूमंस में मेल ऑर्गन मेल की बॉडी में, फीमेल ऑर्गन फीमेल की बॉडी में होता है, यानी कि दो सेपरेट बॉडीज़ होती हैं। सो डायोशियस होते हैं। डाई का मतलब हो गया दो, ईशियस मतलब बॉडी। सो वी आर डायोशियस। तो मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं, कैसे बांटेंगे हम रिप्रोडक्शन को? मेजर इवेंट सबसे पहला गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनाना। तो गैमीट बनाने के प्रोसेस में मियोसिस होता है। आप जानते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। तो मेल की बॉडी में हो तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल की बॉडी में हो तो बोलेंगे oogenesis। दूसरा इंसेमिनेशन, ये दो शब्दों से बना है, इन और सेमिनेशन, यानी जो सीमन है, जो लिक्विड है जिसमें मेल का गैमीट होता है, वो लिक्विड अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है। आप जानते हैं ना लोकेशन कहाँ पे होता है? एम्पुलरी रीजन। पुरानी एनसीईआरटी में गलत था एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, अब उसे सही कर लेना, क्या? एम्पुलरी रीजन। इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद। फर्टिलाइजेशन के ठीक 7 दिन बाद, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 7 दिन बाद जाके एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। कौन सी लेयर में? एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो जाता है। फिर होता है शुरू गेस्टेशन। गेस्टेशन यानी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, कौन सा हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो वो हार्मोन का लेवल हाई रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि बच्चे को नरिशमेंट मिलता रहे थ्रू एंडोमेट्रियम। फिर आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन वो वक्त है जब बच्चा माँ की बॉडी से बाहर आता है। इसे हम लोग चाइल्ड बर्थ कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब स्टार्ट होगा ये बच्चा डिसाइड करता है, माँ नहीं। क्योंकि बच्चा जब पूरा बन जाता है तभी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है और बच्चे का जन्म होता है। लैक्टेशन इसके बाद होता है। बच्चे के जन्म के 2-3 मिनट बाद ही माँ के मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होने लगता है और माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमने मेन इवेंट्स में बांट दिया है और हम इन्हीं इवेंट्स को अब बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन फेजेस क्या क्या है ग्रोथ के? सबसे पहला है प्री नैटल। प्री मतलब होता है पहले, और नैटल बोलते हैं जन्म को। तो जन्म से पहले बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो माँ के शरीर के अंदर होती है, गेस्टेशन के दौरान। जन्म के बाद जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं पोस्ट नैटल ग्रोथ। पोस्ट मतलब बाद में। तो जन्म के बाद जो ग्रोथ हो रही है वो डाइट से हो रही है, जो खाना हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। जब तक माँ के अंदर थे तो प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट हो रहा था। पैदा होने के बाद माँ का मिल्क बच्चे को मिलने लगता है, तो उसको बोलेंगे पोस्ट नैटल ग्रोथ। तो ये पूरा मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की साइकिल बना रखी, ह्यूमन की लाइफ साइकिल। ध्यान से देखिए। पार्चुरेशन से बच्चे का जन्म होता है। न्यूली बॉर्न बेबी को नियोनैटल कहते हैं, यानी नवजात शिशु। फिर वो इन्फेंट बनता है, यानी कि बच्चा जो सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित होता है, 1 साल तक सिर्फ माँ का दूध पीता है। फिर वो बनता है चाइल्ड, देन जुवेनाइल, फाइनली क्या बन जाते हैं? अडल्ट्स। अडल्ट बनने के बाद गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, या ये कहें कि प्यूबर्टी आने पर, ये प्यूबर्टी और अडल्ट में क्या फ़र्क है? प्यूबर्टी इज़ द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड। प्यूबर्टी वो ब्रिज है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड को आपस में लिंक करता है। अडल्ट होना एकदम से रातों रात नहीं होता कि आपने अपने 18th बर्थडे की कैंडल बुझाई और सुबह ये बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई, है ना। और मतलब एकदम इंस्टेंट चेंज नहीं आता है, ये चेंज प्रोग्रेसिव धीरे धीरे आता है। तो वो चेंज का जो फेज होता है उसी को कहते हैं प्यूबर्टी। लेकिन प्यूबर्टी दौरान क्या स्टार्ट हो चुका होता है? अगर मेल है तो मेल के अंदर बनेगा स्पर्म, फीमेल के अंदर, और जब फिजिकल मेटिंग होती है, इंसेमिनेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है? सिंगेट। उससे क्या बनता है? जाइगोट पहली सेल है जिससे हम सब ने शुरुआत की है। हम सब आज जितने भी बड़े हो गए, 60-70 किलो के हो गए, कुछ लोग ज़्यादा के भी हो गए, लेकिन हम सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी। उस सिंगल सेल का नाम क्या था? और जाइगोट डिवाइड करके बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल, क्योंकि हम सब इन्हीं से बने। कौन सी सेल से? स्टेम सेल से। स्टेम मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। फिर ये 3 लेयर में बढ़ जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंटोडर्म। वो बन जाता है गैस्ट्रूला, है ना। पहले बनता है ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं ब्लास्टूला, फिर बन जाता है गैस्ट्रूला। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट 32 सेलों वाला वो स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुन लो, ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल वाला वो स्ट्रक्चर है जो माँ के यूट्रस से जुड़ता है, यानी इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांटेशन किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन के बाद बनता है गैस्ट्रूला, और गैस्ट्रूला में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ये तीनों कौन सी लेयर है? जर्म। इन्हीं से बने हम। फिर माँ के अंदर हमारा पोषण होता है, यानी गेस्टेशन चलता है, और गेस्टेशन के बाद बच्चा जब पूरा बन जाता है देन
पार्चुरेशन। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गई, यानी ये है ह्यूमन लाइफ। गेस्टेशन कितने मंथ्स का होता है आपको पता है? ये 9 मंथ्स को हमने ट्राइमेस्टर में बांट के स्टडी किया है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, तो 3 ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। आगे बढ़े। में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी मेल और फीमेल दिखने में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसीलिए बोला सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस में मेल फीमेल बॉडी अलग अलग है तो बोलेंगे डायोशियस। और ह्यूमंस बच्चा पैदा करते हैं यानी विविपेरस। हमारी टांगों के बीच में जो जगह होती है उसे ग्रॉइन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेल्विस, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, सो वी से पेल्विस फॉर मेल। और फीमेल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेल्विक, क्योंकि फीमेल की ओवरीज बॉडी के अंदर होती है। ह्यूमन, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझेंगे, फिर फीमेल पढ़ेंगे। तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल की जब भी बात करेंगे, मेल का ऑर्गन जो भी पढ़ेंगे, हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे एंड्रो। जैसे गाइनिया यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, एंड्रो यूज़ करते हैं मेल के लिए। कोई भी, चाहे नर हो या मादा, मेल या फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा गोनैड्स होते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरी। इनके अलावा कुछ भी नहीं होता प्राइमरी। प्राइमरी सिर्फ वो होता है जो गैमीट बनाता है। तो मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और टेस्टिस ही हमारे क्या होते हैं? गोनैड्स। टेस्टिस के 2 मेन काम होते हैं। पहला, मेल सेक्स हार्मोन बनाना। क्या बनाना? जैसे कि और क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा मेन काम है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इससे बनता है स्पर्म, जो कि मेल का क्या है? और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल भी है, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, आपको पता है ना, एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप होना चाहिए, और उन 60% से 40% की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। याद आया कुछ? अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम होता है तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मी। क्या कहते हैं? ओके। देन आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। अब जितनी भी एक्सेसरी हैं जो हेल्प करने वाले हैं वो सब किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। इसमें आ गया पेनिस, जो कि मेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? एक्सेसरी डक्ट्स आ गई, जिनके थ्रू सीमन डिस्चार्ज होता है। वास डिफरेंस, वासा इथेरेशिया। एक्सेसरी ग्लैंड्स आ गए, प्रोस्टेट, बल्बोइथल और काउपर्स ग्लैंड। ये हो गए एक्सेसरी ग्लैंड्स। दोबारा बोलेंगे क्या क्या? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बोइथल। ये सब मिलकर एक लिक्विड बनाते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं सेमिनल। स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को साथ में क्या कहते हैं? सीमेन। समझ में आ रहा है? एंड सीमेन के डिस्चार्ज को इंसेमिनेशन। क्लियर? ये है मेल के टेस्टिस। ध्यान से देखिए, टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। ये फेवर करता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। अगर ऐसा नहीं होता, या किसी मेल के बाई बर्थ टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, तो इस कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। और ऐसा मेल स्टेराइल होता है, वो जीवन भर गैमीट नहीं बना सकता, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। क्योंकि टेस्टिस एक ग्लैंड है, तो टेस्टिस में ब्लड की सप्लाई भी होगी, नर्व्स की सप्लाई भी होगी, मसल्स भी होंगी जो टेस्टिस को होल्ड करती है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ये है टेस्टिस, ये रेड कलर की ब्लड वेसल आ रही है जो इसको न्यूट्रिएंट्स देगी। ओके, जो ऑरेंज वाली आपको दिख रही है वो नर्व्स है, न्यूरॉन्स। इसीलिए अगर टेस्टिस पे कोई प्रहार होता है, कोई चोट लगती है, तो दर्द होगा, क्योंकि नर्व्स है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मसल्स भी होती हैं जो टेस्टिस को होल्ड करती है। इस मसल्स का नाम है क्रीमैस्टर मसल। कौन सी मसल? क्रीमैस्टर मसल कंट्रोल करती है कि टेस्टिस कितनी हाइट पे रहेगा, मतलब वो कितना बॉडी से दूर रहेगा, कितना दूर रहेगा, कितना पास रहेगा, उसकी हाइट एडजस्ट कौन करता है? क्रीमैस्टर मसल। और वास डिफरेंस होगी, वास डिफरेंस बने हुए स्पर्म्स को कैरी करेगी। स्पर्म की फैक्ट्री है टेस्टिस, लेकिन डिस्चार्ज करते वक्त स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाना होता है, तो बाहर ले जाने वाली डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। टेस्टिस के अराउंड एक मसल होती है डाल्टॉस मसल। डाल्टॉस मसल एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह टेस्टिस को हमेशा कवर करके रखती है। इसका काम होता है स्क्रॉटम की शेप मेंटेन करना। जब विंटर्स, सर्दियाँ होती हैं, तो स्क्रॉटम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, ताकि टेस्टिस बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आ जाए, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। और समर सीजन में टेस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, यानी स्क्रॉटम की स्किन लूज हो जाती है। तो स्क्रॉटम की शेप कैसी रहेगी, टेस्टिस बॉडी से कितने दूर या कितने पास रहेंगे, ये कंट्रोल करती है डाल्टॉस मसल। कौन सी मसल? ओके। स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम एक थर्मो रेगुलेटर का काम कर रहा है। एक चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना, अगर ह्यूमन बॉडी का थर्मो रेगुलेटर पूछा जाए तो वह है हाइपोथैलेमस,
लेकिन यहाँ पर इस केस में टेस्टिस का थर्मो रेगुलेटर कौन है? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर बाय प्रोवाइडिंग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन दी। समझ में आ रहा है? अब ये जितनी भी सप्लाईज ऊपर से आ रही हैं, इन सबको अगर हम एक साथ पकड़ लें और एक बंडल बना दें तो उस पूरे बंडल को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं? एक बार और, क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और टेस्टिस को साथ में क्या कहते हैं? टेस्टिकल। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं टेस्टिस, हम दोनों की बात कर रहे हैं तो मेल के पास टेस्टिस पेयर में होते हैं, जैसे फीमेल के पास ओवरी पेयर में होती है, ठीक है। और टेस्टिस हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि क्या है? गोनैड्स। ओके, टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है? जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। किस एज में बनना शुरू होता है? 13 से 15 साल। अब ये तो बुक की लैंग्वेज है, हम अपनी वास्तविक दुनिया में देखें तो काफ़ी पहले ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। उसके रीज़न बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एज़ पर बुक हमारी प्यूबर्टी की एज कितनी है? 13 से 15 ही है। इस दौरान लड़कों की आवाज़ चेंज होने लगती है, आवाज़ भारी होने लगती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, एग्रेसिवनेस, गुस्सा आने लगता है, और बात बात पे लड़ने का मन करता रहता है ना। इस उम्र में लड़के अक्सर लड़ाई करते हैं, नहीं भी होती तो फ्रेंडली फाइट फिर भी कर ही लेते हैं, मन कर रहा होता है लड़ने का। फिर आता है फेशियल हेयर ग्रोथ, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक एरिया पे बाल आने लगते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और मैस्कुलिनाइजेशन यानी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होने लग जाती है, एक्सरसाइज करने का मन भी करता है। तो यहाँ पे एक टर्म दिया है ऑर्किडेक्टोमी। किसी भी वर्ड के आगे अगर टॉमी लगा हो तो मतलब काटना है। तो अगर किसी मेल के टेस्टिकल्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो उसको कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन भी कहते हैं। ऐसा अक्सर उन एनिमल्स के साथ किया जाता है जिन्हें हम लेबर के लिए पालते हैं, जैसे कि बुल। एक्चुअली बुल और ऑक्स में फ़र्क है। बुल जो होता है वो फर्टाइल होता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है। बुल एग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है, आपने बुल फाइटिंग के बारे में सुना भी होगा। लेकिन ऑक्स जो होता है उसे बुलॉक कहते हैं, वो स्टेराइल होता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो जो बुलॉक होता है यानी कि ऑक्स, उसके टेस्टिस को बचपन में, कम उम्र में ही बॉडी से अलग कर दिया जाता है, या फिर कस के कोई रबर बैंड या धागा बांधकर उनकी सप्लाई रोक दी जाती है, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है फार्मर्स को कि उनका एनिमल ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता और वो उससे जितना चाहे उतना लेबर ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से इतना एग्रेसिवनेस आ जाएगा कि वो एनिमल अपने मालिक पर अटैक कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, ऑर्किडेक्ट या कैस्ट्रेशन। इससे एनिमल डोसाइल हो जाते हैं, डोसाइल मतलब विनम्र हो जाते हैं। तो बुल कैसा होता है, फर्टाइल, और बुलॉक कैसा होता है, ये फ़र्क है। टाइम, हेलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों बातें नहीं करना, ध्यान सुनो। टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे कुछ शब्द दिए जिनके सभी के लास्ट में टॉमी आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई वर्ड टॉमी से एंड करता है दैट मीन्स कि हम काटने की बात कर रहे हैं ना। तो किसी भी चीज़ के कट करने के लिए वर्ड लगता है टॉमी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्किडेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। दूसरा शब्द है हिस्टेरेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस में अगर इन्फेक्शन हो जाए और फिर वो ठीक ना हो तो ऐसे में यूट्रस को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। वास डिफरेंस को कट करके निकालना, इट इज़ कॉल्ड वासेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को कट करके निकाल देना, ट्यूबेक्टोमी। और खुद बॉडी के किसी पार्ट को, अपनी बॉडी पार्ट को अलग करना, जैसे छिपकली अपनी पूंछ अलग कर देती है खतरा होने पर, उसे क्या कहते हैं, ऑटोटोमी। प्रोस्टेक्टोमी, मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड कई बार बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो ऐसे में प्रोस्टेट को निकालना पड़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेक्टोमी। और ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव करना ब्रेस्ट कैंसर के केस में, दैट इज कॉल्ड मास्टेक्टोमी। और किसी की बॉडी पार्ट को कट करके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना, दैट इज। तो सभी शब्दों के आगे टॉमी लग रहा है, इसका मतलब हम कट करने की बात करें। ओके, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेल्विस। पेल्विस मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस ही गोनैड है। टेस्टिस के दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला गैमीट बनाना यानी स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म कैसे बनाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से। दूसरा काम है हार्मोन सिंथेसिस। कौन सा हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। और हम लोग जानते हैं मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। जो भी स्पर्म बनेंगे वो वास डेफरेंस से आगे जाएंगे, टेम्परेरीली स्टोर कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस में। टेस्टिस को उसकी जगह पे रखता है ग्यूबर्नाक्यूलम। आसपास जो स्किन है उसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो स्पर्म बनते हैं उनको स्विम करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक लिक्विड चाहिए होता है,
उस लिक्विड को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो सेमिनल प्लाज्मा 3 ग्लैंड से आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और वास, प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। 3 हो गए दोबारा से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोस्टेट अकेला ऐसा एक्सेसरी ग्लैंड है जो सिंगल होता है, बाकी सब जोड़े में है, पेयर में है। ये जो लिक्विड बनाएंगे सेमिनल प्लाज्मा, उसी में स्पर्म स्विम करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन को सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन। और सीमन के ट्रांसफर को ही इंसेमिनेशन कहते हैं। ओके, इंसेमिनेशन बताया था मैंने कि जब लिक्विड फीमेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस, जिसका काम सीमन को डिलीवर करवाना है। पेनिस बना होता है स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू से, जिसमें इरेक्शन आ जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनिस का एंटीरियर पोर्शन बड़ा सेंसिटिव होता है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ये कवर्ड होता है बाय फोर स्किन। ये जो इसके अंदर से रास्ता जा रहा है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये कॉमन रास्ता है जिस पे स्पर्म भी चलेगा और यूरिन भी चलेगी, दोनों का कॉमन रास्ता है यूरेथ्रा। ओके, सो पेनिस के ऊपर यहाँ पे फोर स्किन होती है, जिसे परफ्यूज भी कहते हैं, एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो वास डिफरेंस आपको दिख रही थी वो लूप बना के आती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम लोग पेशाब की थैली कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर पेनिस का सेक्शन उसे कट किया जाए तो हम इसमें 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जैसा स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू मिलेगा। स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प करता है इरेक्शन में, जब इसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ती है। और अगर किसी मेल को इरेक्शन नहीं आता, दैट इस प्रॉब्लम को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। आगे देखते हैं, ये टेस्टिस का सेक्शन व्यू है। टेस्टिस को कट करके देखा तो टेस्टिस में हमें 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं, छोटे छोटे। इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल संख्या में 250 है, और इनके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा घूमी हुई सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है। हाईली कॉइल्ड होने से सरफेस एरिया बढ़ता है। कौन सा एरिया बढ़ता है? तभी तो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल आगे जब जाती है, खुलती है, ओपन होती है, तो उस पोर्शन को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर एक जालीदार स्ट्रक्चर में खुलती है। इस जालीदार स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद आपको ये जो डक्ट्स नजर आ रही है, जो ग्रीन वाले पोर्शन को कनेक्ट कर रही हैं, ये डक्ट्स, इनको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा। फिर ये लोब जैसा ये है एपिडिडाइमिस, जो कि 3 पार्ट में होता है, कपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। सो कपुट एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस और कॉर्डा एपिडाइमिस। फिर ये जा रही है वास डेफरेंस। तो अगर सीक्वेंस की बात करें स्पर्म कैसे ट्रैवल करते हैं, तो नंबर 1 पोजीशन इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, जहाँ वो पैदा हुए। फिर नंबर 2 ट्यूबुलाई रेक्टाई, नंबर 3, नंबर 4 वासा इफ्रेंशिया, एंड नंबर 4 लास्ट में वास। वैसे इसके आगे का भी है, जैसे इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस से बाहर। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सो ये 2 टेस्टिस, दोनों से आती हुई ये वास डेफरेंस, बीच में जो ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है आपको वो है प्रोस्टेट, और ऊपर है पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे एक्सेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल। ये जा रहा है यूरेथ्रा पेनिस के अंदर से, ठीक है, और ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जिसमें स्पर्म स्विम करते हैं। ये एक टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250, और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉइल्ड होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़े, लेकिन ट्यूब्यूल के अंदर और ट्यूब्यूल के बाहर दोनों जगह सेल्स होती हैं। अंदर कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर आपको सर्टोली सेल और ये ग्रीन वाली स्पर्म की मदर सेल होती है। जैसे आपने पोलन ग्रेन में पढ़ा था, पोलन मदर सेल, यहाँ स्पर्म की मदर सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? या मेल जर्म सेल। जो बड़ी वाली सेल आप देख रहे हो वो नर्स का काम करती है। जैसे हॉस्पिटल में नर्स देख रेख करती है पेशेंट्स का, यहाँ पे ख्याल रखती है डेवलपिंग स्पर्म्स का, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। टिब्यूल के बाहर जो आपको ग्रीन कलर की सेल्स नजर आ रही हैं छोटी छोटी, इन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब बीच की खाली जगह, तो सेल्स को बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स मेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? मेल सेक्स हार्मोन। कौन बनाती हैं? लेडिक सेल्स। ओके, अब हम देखते हैं मेल का हार्मोनल कंट्रोल। मेल जब प्यूबर्टी में आता है तो उसके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान रखिए, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन खुद नहीं है।
गोनाडोट्रोफिन तो दो होते हैं, LH और FSH, जिन्हें पिट्यूटरी बनाता है। कौन बनाता है? पिट्यूटरी का वो भी सामने वाला लोब, एंटीरियर लोब। तो जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर चेंजेस लाने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सेम यही हार्मोन फीमेल्स में भी बनता है जब वो प्यूबर्टी में आती है। GnRH एक्ट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, जिससे दो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लेडिक सेल्स बनाती हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं। कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? ओके। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सल्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है ताकि बढ़ते हुए स्पर्म्स को नरिशमेंट दिया जा सके। क्या दिया जा सके? आ रहा है समझ में? ये ट्यूबलाइट बंद कर देना पीछे वाली, बस ठीक है। क्लियर है पूरा? समझ में आ गया? ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। फीमेल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेल्विक, जैसे मेल के लिए बोलते हैं पेल्विस, ऐसे फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं पेल्विक। तो फीमेल का पेल्विक रीजन में होता है। जैसे मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ओवरी जो कि बादाम की शेप की, आलमंड शेप होती है। ओवरी के भी दो मेन काम होते हैं, एक ओवम बनाना, हर महीने एग रिलीज करना, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब नाम तो दो है लेकिन मेन ईस्ट्रोजन है, याद रखना इस बात को। मेन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन है? ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से फीमेल बनती है। प्रोजेस्टेरोन तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन है? ईस्ट्रोजन। oogenesis भी काम है ओवरी का, हर महीने का एग रिलीज होता है। बाकी जो भी है फीमेल की बॉडी में सब सेकेंडरी में आ गया। इसमें क्या क्या चीज़ें आ गया? वल्वा, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे हम लोग बोलते हैं मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस, फीमेल के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वल्वा। यूट्रस आ गया, ये बॉडी के अंदर है, गर्भाशय इसी को कहते हैं। वेजाइना एक ट्यूब जैसी होती है, बॉडी के अंदर ही होती है। फैलोपियन ट्यूब्स दो होती हैं, इनको ओविडक्ट कहते हैं, और हर महीने एग इसी के थ्रू आता है। कहाँ? यूट्रस में। और सर्विक्स, इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस की ओपनिंग, है ना। सर्विक्स का मतलब वैसे नेक होता है, गर्दन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसमें आपको दो बड़े फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये है लेबिया मेजोरा, इसके अंदर दो छोटे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, वो है लेबिया माइनोरा। तो बड़े वाले फोल्ड लेबिया मेजोरा, छोटे वाले लेबिया माइनोरा। ऊपर आपको डार्क पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? अच्छा, आपको इसमें टोटल 3 ओपनिंग दिखेंगी। सबसे पहले एनल ओपनिंग, फिर वेजाइनल ओपनिंग और ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन डिस्चार्ज के लिए, वेजाइनल ओपनिंग गैमिट्स को रिसीव करने के लिए, यानी सीमन रिसीव करने के लिए। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, एंड दैट इज हाइमन, इसे हाइमन कहते हैं। इट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी द प्रेजेंट, है ना, हो भी सकती है और हो नहीं भी हो सकती है। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होगा, वेजाइनल ओपनिंग गैमीट रिसीव करने के लिए, और एनल ओपनिंग जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसके लिए होती है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि यूरिन के लिए और गैमीट के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज यूरेथ्रा। अभी हम फीमेल पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सेपरेट ओपनिंग है, तो इस हिसाब से फीमेल के पास टोटल ओपनिंग हो गई 3। समझ में आ रहा है? और जो हम वर्ड यूज करते थे यूरियोजेनाइटल ट्रैक, ये शब्द हम फीमेल के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल के लिए यूरिनरी ओपनिंग अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग है। क्लियर आ रहा है समझ में? ऊपर का पार्ट फैटी कुशन लाइक टिश्यू होता है, जिसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, इसी के ऊपर प्यूबिक हेयर आते हैं, एंड ऑल दिस इज वल्वा। अंदर जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है लेबिया माइनोरा के अंदर का इलाका, ये हमेशा गीला यानी वेट रहता है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? और इसे गीले रखते हैं ये जो 2 ब्लू कलर के ग्लैंड्स आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनका काम है वाटरी म्यूकस सिक्रीट करना। कैसा म्यूकस? ठीक है, तो दिस इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए अगर साइड से देखेंगे तो ओवरी की पोजीशन और यूट्रस इस तरीके से, वेजाइना जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यूट्रस सामने की तरफ होता है। यूट्रस का आकार एक इन्वर्टेड पियर जैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। सो यूट्रस हमारी बॉडी का, याद रखेंगे, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट स्मूथ मसल है। बॉडी में सबसे बड़ा स्मूथ मसल क्या है? यूट्रस। यूट्रस को ही वॉर्म या हिस्टेरा कहते हैं, है ना। AIPMT 2015 में क्वेश्चन भी आया था, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? दैट इज हिस्टेरेक्टोमी। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये यूट्रस है और यूट्रस को ही हिस्टेरा यानी वॉर्म कहते हैं। 9 मंथ्स तक बच्चा यही बनता है। यूट्रस के अंदर जो जगह होती है उसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं, यूटेराइन कैविटी। अब यूट्रस होता है 3 परतों का बना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर सबसे पतली लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम,
ठीक है, सबसे पतली लेयर है। फिर होती है मस्कुलर लेयर, ये वो मस्कुलर लेयर है जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस करने होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के वक्त, और वैसे भी हर महीने जो पीरियड्स होते हैं तो उसमें यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम की वजह से होते हैं, क्योंकि मायोमेट्रियम कैसी लेयर है, मस्कुलर लेयर है, ठीक है, मस्कुलर लेयर है। और फिर सबसे अंदर ग्लैंडुलर लेयर है, या सिक्रीटरी भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स होते हैं, इसमें सिक्रीशन होता है इससे, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम ही साइक्लिक चेंजेस से गुजरती है, और इन चेंजेस की साइकिल को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हमने पढ़ा है ना कि यूट्रस की इनर लाइनिंग मंथली बेसिस पे चेंज होती है इन फीमेल प्राइमेट्स, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यूट्रस में कितनी लेयर हो गई? 3। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मिडल वाली सबसे अंदर, और मंथली चेंजेस किस में आते हैं? एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है और सिक्रीटरी है। ग्लैंडुलर क्योंकि इसमें ग्लैंड्स है, सिक्रीटरी क्योंकि ये सिक्रीशन करती है। समझ में आ रहा है? किसका सिक्रीशन करती है? वाटरी म्यूकस का। अब ये ओवरीज है, ये जो येलो कलर के आपको 2 धागे दिख रहे हैं ये है ओवेरियन लिगामेंट्स। ध्यान रहे, ओवरी यूट्रस से डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। और ओवरी के आगे ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो कि 3 पार्ट में है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला एंड देन स्थमस, और आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम है फिमरे। फिमरे का काम है कैच करना। हर महीने जो एग रिलीज होता है यानी कि सेकेंडरी oocyte, उसे कैच करने का काम फिमरे का होता है। फिर एग आगे किसके पास जाता है? इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला और फिर स्थमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो इसको बोलते हैं एम्पुलरी रीजन में होता है। कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है। फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो इम्प्लांट का होता है, यूटेराइन कैविटी में होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, इसकी ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। फिर आगे का चौड़ा रास्ता ये विजाइना है, और मीटिंग के वक्त मेल अपना जो सीमन डिस्चार्ज करता है वो यहीं करता है। कहाँ? विजाइना में। स्पर्म अपनी मेहनत से खुद स्विम करके ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। अब हमने चैप्टर 4 भी पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर डिवाइसेस की मदद से डोनर का या हस्बैंड का सीमेन यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं विजाइना में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन उसी सीमेन को अगर थोड़ा अंदर यूट्रस में छोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो देखिए, ये हाइमन है विजाइना को गार्ड करने वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। वेजाइना एक ट्यूब है पतली सी, उसके आगे सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर सर्विकल कैनाल, और फिर ये आ गया यूट्रस। वेजाइना और सर्विकल कैनाल दोनों को साथ में बोलते हैं बर्थ कैनाल। बच्चे के जन्म के वक्त यही उसका रास्ता होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूट्रस में, और बाहर आते वक्त पहले सर्विकल कैनाल फिर बर्थ कैनाल। आ रहा है समझ में? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स को हम लोग और क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। मैमल्स, हम मैमल्स हैं। मैमल्स की विशेषता खासियत है उनके मेमोरी ग्लैंड्स। हालांकि मैमल अभी दुनिया के सबसे इवॉल्व एनिमल्स हैं, धरती पर सबसे डोमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा विकसित कोई जानवर है तो वो कौन है? मैमल्स। तो मैमल्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं थेरियंस। क्या? थेरियंस। तो मैमल 3 प्रकार के हैं। जो सबसे पुराने, सबसे पहले के हैं वो है प्रोटोथेरियन, उनसे ज़्यादा इवॉल्व है मेटाथेरियन, और सच्चे मैमल, ट्रू मैमल्स हैं यूथेरियन। ज़रा देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रोटोथेरियन, फिर मेटाथेरियन, देन यूथेरियन। प्रोटोथेरियन में आते हैं फर्स्ट मैमल्स, पहले मैमल। धरती पर पहले मैमल्स कौन थे? एग लेइंग मैमल्स। इनको मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना। एकिडना चींटी खाता है और कांटे होते हैं इसके शरीर पे। ये सबसे पहले मैमल है, ठीक है। फिर आए सेकंड मेटाथेरियंस, ये है मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुए। इन सब के पास ब्रूड पाउच, एक थैली होती है जिसमें बच्चे को डेवलप कराते हैं। और तीसरे यूथेरियंस यानी प्लेसेंटल मैमल, जो बच्चे का गेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद ही उसे जन्म देते हैं, उससे पहले नहीं। जैसे कंगारू क्या है कि बच्चा पूरा बनने से पहले ही उसे पैदा कर देता है, लेकिन बच्चा थैली में रहता है ब्रूड पाउच में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चा पूरा बनेगा तभी उसका जन्म होगा, दैट इज यूथेरियंस। आ रहा होगा समझ में? तो सबसे पहले मैमल कौन थे? प्रोटोथेरियन। फिर कौन आए? मेटाथेरियन। और ट्रू मैमल्स आर, क्लियर है इतना? मैमल्स की खासियत मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि मॉडिफाइड क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड। ओके, मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स, यहाँ पे ह्यूमंस के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के लिए टाइमोलॉजी होती है मास्टिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट डेवलप नहीं है तो उसको बोलते हैं हाइपोमास्टिया। बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए तो हाइपरमास्टिया। मेल की बॉडी पे ब्रेस्ट आ जाए, गायनेकोमास्टिया। ब्रेस्ट में पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मेस्टाइटिस। और अगर ऑपरेशन करके ब्रेस्ट ही काटनी पड़ जाए तो मास्टेक्टोमी। इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है? मास्टिया। फिर आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स
ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में इसको अडर बोल देते हैं हम लोग, जैसे गाय का अडर, गाय की ब्रेस्ट नहीं बोलते, गाय का अडर होता है, बफेलो का अडर होता है, गोट शीप इन सब का हम लोग क्या बोलते हैं, अडर, ठीक है। लेकिन प्राइमेट्स के हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट। ह्यूमन स्किन, हमारी स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना आता है, सिबेशियस ग्लैंड जिनसे तेल आता है। तो यही स्वेट ग्लैंड है जो मॉडिफाई होकर क्या बन गए, मेमरी ग्लैंड्स। तो ये एक मेमरी ग्लैंड का डायग्राम है, वेल लेबल्ड, ध्यान से देखिए। ब्रेस्ट का मेजर पोर्शन जो ऑक्यूपाई करता है वो होता है फैट। ब्रेस्ट के साइज में वेरिएशन का कारण भी फैट ही होता है। तो फैट का अमाउंट डिसाइड करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में जो फैट है वो है एडिपोज टिश्यू, और 15 से 20 लोब होते हैं जिनको बोलते हैं मेमरी लोब्स, ठीक है, याद रखना 15 से 20 होते हैं। हर मेमरी लोब के अंदर छोटी छोटी एल्वुलाई होती है, जैसी एल्वुलाई हमारे लंग्स में होती है वैसी ही एल्वुलाई होती है। और ये एल्वुलाई के अंदर होती हैं सिक्रीटरी सेल्स, जिनका काम होता है मिल्क को सिक्रीट करना। मिल्क बनता है कंडेंसेशन ऑफ फैट से, यानी जो फैट है उसके घुलने से। तो जब मिल्क बनता है तो वो एक ट्यूब में आता है जिसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। फिर मिल्क इससे आगे बढ़ता है मेमरी डक्ट, फिर एक चौड़े इलाके में स्टोर हो जाता है जिसका नाम है। तो ऐसा है कि फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क स्टोर रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, एम्पुला। फिर आगे बढ़ेगा एक डक्ट से जिसका नाम है लैक्टीफेरस डक्ट। ध्यान रहे ये जो शब्द है फेरस, ये फॉर्मिंग के लिए होता है। जैसे यूरिन बनाने वाला यूरिनीफेरस, मिल्क बनाने वाला लैक्टीफेरस, ऐसी सीमेन बनाने वाला सेमिनीफेरस। तो फेरस मीन्स फॉर्मिंग। तो मिल्क बनाने वाली डक्ट को क्या बोलेंगे, लैक्टीफेरस डक्ट। फिर निपल है जहाँ से बच्चा मिल्क को सक्ट आउट कर लेगा। निपल के आसपास का एरिया डार्कली पिगमेंटेड होता है, इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि HPL, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है। मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है चेस्ट मसल के ऊपर, चेस्ट मसल जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर। और ये पसलियां हैं जो ये आपको दिख रही है ना, वाइट वाइट, ये पसलियां रिब्स हैं, और रिब्स के बीच में मसल कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल। और ये चेस्ट की मसल है कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर। मदर के मिल्क में एक एंटीबॉडी होती है IgA, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है ना। तो IgA एंटीबॉडी होती है। तो माँ का दूध अगर बच्चे को मिल रहा है तो ये एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन है, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही हैं बच्चे को। कोलोस्ट्रम बोलते हैं माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को, जो कि एंटीबॉडीज, प्रोटीन और फैट से भरा होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन तो कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब तक एक फीमेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा उसके मेमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर नहीं आएगा। आ रहा है समझ में, ओके। गैमीटोजेनेसिस, कैसे बनता है गैमीट। गैमीट बनाने के लिए जो सेल डिवीजन करना पड़ता है वो है मियोसिस, क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। हमारी बॉडी की सारी सेल कैसी हैं, डिप्लॉइड, लेकिन गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन करना होगा, मियोसिस। तो गैमीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बाय मियोसिस इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होता है, जैसे ओवरी की सेल्स ओगोनियम और टेस्टिस की सेल्स स्पर्मेटोगोनियम, ये होती हैं जर्म सेल्स। ये कौन सा सेल डिवीजन करती है, मियोसिस। इसे मियोटिक बोल सकते हो या मियोसिस, क्योंकि जर्म सेल करती है मियोसिस तो हम जर्म सेल को और बोल सकते हैं मियोसाइट। मियो मीन्स मियोसिस, साइट मतलब सेल, तो मियोसिस करने वाली सेल इज कॉल्ड मियोसाइट, सेल्स विच अंडरगो मियोसिस। तो ये है सेल डिप्लॉइड। क्या किया इसने, मियोसिस 1 बन गई 2 हैप्लॉइड सेल, फिर इन 2 हैप्लॉइड सेल्स ने मियोसिस 2 किया, और टोटल कितनी हैप्लॉइड सेल बन गई, 4। तो 1 से 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, ये होता है मियोसिस। अगर हम ये चीज़ मेल के लिए पढ़ते तो ये चारों की चारों सेल से 4 स्पर्म बनते, और यही चीज़ हम फीमेल के लिए पढ़ते तो 4 में से सिर्फ 1 एग बनता, बाकी सब पोलर बॉडीज होते हैं, यानी कि डेड होते। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे बनता है स्पर्म। देखिए स्पर्म प्रोडक्शन मेल के अंदर स्टार्ट होता है ऑन दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये होता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये वो लोकेशन है। लेकिन तभी होगा जब मेल का टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा देन द बॉडी टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है जब हमारी उम्र 13 से 15 साल के बीच में होती है। मेल जर्म सेल, जिसको कि स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, वो माइटोसिस करके पहले अपनी तादाद बढ़ाती है। कैसी सेल है, डिप्लॉइड। तो अगर इसने माइटोसिस किया भी तो अपनी जैसी सेल तो बनाएगी, क्योंकि माइटोसिस का मतलब है फोटोकॉपी करना, जैसी वो खुद है वैसी डॉटर सेल्स बनाएगी। और ऐसा करते करते इसने अपनी संख्या बढ़ा ली, इसीलिए मैंने कलर सेम रखा है, कलर चेंज नहीं किया।
क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। फिर डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ लिवर। तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम ये डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें मियोसिस करना है, तो वो बन जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाती है? लेकिन है अभी भी डिप्लॉयड क्योंकि माइटोसिस किया था। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगी। क्या करेंगी? और मियोसिस 1 करते ही 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। फिर ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगी, जिससे 4 स्पर्मेटिड बनेगी। अब स्पर्मेटिड आगे डिवाइड नहीं करता, डिवीजन जो था यहीं तक था। इसके बाद होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी सेल्स का स्पेशलाइजेशन। तो जो स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बन जाती है। इस प्रोसेस को स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मायो, यानी कि सेल डिफरेंशिएशन। स्पर्मायोजेनेसिस का मतलब होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी जो स्पर्मेटिड है वो एक स्पर्म की शेप ले लेगी। ठीक है, क्या ये सेल डिवीजन है? नहीं, ये सेल डिफरेंशिएशन है, इसे स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। तो एक बार दोबारा से, ये सब प्रोसेस कहाँ होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। किससे स्टार्ट हुआ? स्पर्मेटोगोनियम। इसने माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाई, फिर क्या हुआ? माइटोसिस के साथ डिफरेंशिएशन। कौन सी सेल बनी? प्राइमरी। उसने किया मियोसिस 1 जिससे बनी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उन्होंने किया मियोसिस 2 जिससे बनी 4 स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड का क्या हुआ? स्पर्मायोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल डिफरेंशिएशन। और उससे क्या बनेंगे? स्पर्म। तो यहाँ पे ना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा सीधा कि भाई 400 स्पर्मेटिड है, कितने स्पर्म बनेंगे? तो आंसर है 400, क्योंकि सेल डिवीजन तो होगा नहीं। अच्छा, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म बनेंगे? 400, 1 से 4 बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 200 है, कितने स्पर्म बनेंगे? 400, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे ऊपर की कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका कोई काउंट ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। तो यहाँ से ही काउंटिंग चालू होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आ सकता है सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम। शायद आपके फर्स्ट टर्म या प्री बोर्ड में आया भी होगा। सेमिनिफेरस टिब्यूल को अगर कट करेंगे तो हमें मिलेगी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से नरिशमेंट कौन ले रहे हैं? स्पर्म्स। नरिशमेंट लेकर जब ये अलग होते हैं, यानी कि टिब्यूल, देखो ये टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, यानी कटा हुआ ऐसा। और उस सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल को हमने कट करके ऐसे देखा तो हमें सबसे बाहर की जो लाइनिंग दिख रही है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम दिख रहा है, इसी की सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एक को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, बहुत सारी होंगी तो क्या बोलना? स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसी सेल्स है? डिप्लॉइड। अब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपनी तादाद बढ़ा रही है तो क्या बन गई? प्राइम। उसने मियोसिस 1 किया तो क्या बनी? और इन्होंने मियोसिस 2 किया तो क्या बने? तो ऐसे लेयर्स में दिखा रखा है। और ये बड़ी सी सेल जो देख रहे हैं ये है सर्टोली सेल, जिसको और क्या कहते हैं? नर्स सेल। ये सर्टोली सेल या नर्स सेल में स्पर्म नरिशमेंट ले रहे हैं, और जब नरिशमेंट लेके अलग होंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आ रहा है समझ में इतना? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनाने का प्रोसेस, और ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें हेल्प करती है कौन सी सेल्स? नर्स सेल। नर्स सेल को और क्या कहते हैं? सर्टोली सेल और सस टेंटाक्युलर सेल, इनका एक और नाम है। ये ज़रूरी नहीं है याद करना, बस एडिशनल नाम है। ये दो तो याद रखना, एक तो नर्स सेल और सर्टोली सेल। जब एक स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो ये सेल डिवीजन नहीं होता, ये क्या होता है? सेल, इसे कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म रिलीज हुआ, ध्यान से सुनना, मेल की बॉडी से नहीं, मेल की बॉडी में ही रिलीज हुआ, किनारे से बीच में। किनारा क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल सर्कुलर है, उस किनारे को छोड़ के अगर स्पर्म बीच में ल्यूमन में आता है तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन, यानी रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल इनटू द ल्यूमन। एक हेल्दी मेल का स्पर्म काउंट, मतलब एक हेल्दी मेल एक दिन में लगभग 100 से 200 मिलियन स्पर्म बनाता है एवरी डे। इतना स्पर्म डेली बनता है मेल के अंदर। ओके, तो क्या होता है फिर इस स्पर्म का अगर इसे यूटिलाइज नहीं करते तो ये बॉडी की जो मैक्रोफेजेस है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, मैक्रोफेजेस यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि 48 आवर्स की लाइफ होती है स्पर्म की, उसके अंदर अंदर उसे यूज़ करना होता है। अगर नहीं होता तो बॉडी उसे डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि 48 घंटे बाद तो स्पर्म ने मर ही जाना है। अब देखिए स्पर्म के कुछ फीचर्स, ये है मेल का गैमेट यानी स्पर्म, इसे स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड, मिडल पीस और टेल। टेल लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने के लिए होती है ताकि स्पर्म तेजी से आगे बढ़े। मिडल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ से एनर्जी बनती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से स्पर्म तेजी से आगे बढ़ता है। ये नेक रीजन है, इसमें सेंट्रियोल होता है,
और स्पर्म के हेड में 2 चेम्बर होते हैं। सामने एक्रोजोम, एक्रो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नुकीला पॉइंटेड होता है आगे से, और पीछे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पिता से मिले हुए क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो एक्रोजोम, फिर न्यूक्लियस, और फिर ये सारा मिडल पीस, और ये है टेल। तो स्पर्म की बॉडी के 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड में 2 चेम्बर है, ऊपर क्या है एक्रोजोम, फिर न्यूक्लियस, ये क्या है मिडल पीस, जिसमें क्या है सारे, यहीं से तो ताकत मिलेगी स्पर्म को। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का स्पर्म काउंट होता है 100 मिलियन पर ml। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 200 से 300 मिलियन स्पर्म सिंगल एजैकुलेशन में, लेकिन सिंगल एजैकुलेशन में जो सीमन निकलता है वो सीमन होता है 2 से 3 ml। तो अगर मैं पर ml का हिसाब लगाऊं तो कितना बनेगा, 100 मिलियन पर ml। तो सिंगल एजैकुलेशन में एक मेल रिलीज करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, ये होता है 60%। अब इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% का शेप नॉर्मल होगा। 60%, ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म लिखा है इसमें से 60% की शेप नॉर्मल होनी चाहिए, तभी होगा फर्टिलाइजेशन। और उन 60% में से भी, इन 200 में से नहीं, इन 60% में से जो 40% विगरस मोटिलिटी वाले होंगे वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोबारा से सुन लो, एक हेल्दी मेल तभी फर्टिलाइजेशन कर सकता है जब उसका स्पर्म काउंट 100 मिलियन पर ml हो, वो जो स्पर्म बनाए उसमें 60% नॉर्मल शेप के हों, और इन नॉर्मल स्पर्म में से 40% की विगरस मोटिलिटी हो। कैसी मोटिलिटी हो, विगरस, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक है, विटामिन ई को एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, मतलब फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, चाहे मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। ओलिगोस्पर्मी कंडीशन है जब मेल का स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज स्पर्म काउंट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मी। अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम है तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मी। ओके, स्पर्म की लाइफ होती है 48 आवर। 48 आवर के बाद हमारे ही शरीर की वाइट ब्लड सेल, जिनको क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस, वो स्पर्म को कंज्यूम कर लेती है। स्पर्म इजैकुलेशन से पहले टेम्परेरी स्टोर कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस में। ध्यान से देखिए, एक हार्मोन बनता है मेल की बॉडी में जिसका नाम है इनहिबिन। अगर एपिडिडाइमिस ऑलरेडी स्पर्म से फुल है और स्पर्म खर्च नहीं हो रहे तो टेस्टिस की सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन बनाती हैं। ये इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है कि और ज़्यादा LHFSH मत बनाओ। तो जब LHFSH नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, गैमीट प्रोडक्शन भी नहीं होगा। मतलब जब बॉडी में ऑलरेडी गैमीट एक्सेस में है तो बॉडी उनके प्रोडक्शन पे रोक लगाती है। कौन से हार्मोन से, अगर ये हार्मोन ना हो तो हमें तो कैंसर हो जाए, क्योंकि वो गैमीट बनता रहेगा, मरता रहेगा, तो उससे क्या होगा, मास बढ़ता रहेगा उस एरिया का, है ना, लगातार सेल्स बढ़ती रहेंगी, और जहाँ भी कहीं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है वहाँ क्या हो जाता है, कैंसर। बट ऐसा नहीं होगा मेल की बॉडी में, ड्यू टू विच हार्मोन, इनहिबिन। इसे बनाती कौन है, सर्टोली सेल। और कब बनाती है, व्हेन एपिडिडाइमिस इज ऑलरेडी फुल ऑफ स्पर्म्स। आ रहा है समझ में। ओके, तो बात करते हैं oogenesis, यानी फीमेल की बॉडी में गैमीट कैसे बनता है। देखिए, फीमेल के अंदर गैमीटोजेनेसिस मेल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मेल में सब कुछ प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हुआ और शुरू होने के बाद कंप्लीट भी हो गया, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है। फीमेल का oogenesis जन्म से पहले से स्टार्ट है, और पैदा होने के बाद प्यूबर्टी आने तक कुछ नहीं होता। प्यूबर्टी आने पर फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट अब भी नहीं होता जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनना। oogenesis क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। इट स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ बट गेट्स स्टॉप एट द टाइम ऑफ बर्थ एट प्रोफेज 1 स्टेज। कौन सी स्टेज में रुक जाता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। oogenesis resumes from prophase 1 when female itself reaches the age of puberty। ठीक है, तो फीमेल का दोबारा से oogenesis कब स्टार्ट होगा, जब वो प्यूबर्टी की एज में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक लड़की जन्म से पहले अपनी माँ के अंदर जब बन रही होती है तो उसके पास बहुत सारी क्या होती हैं, ये प्राइमरी oocytes को सराउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। कौन सी सेल्स, फिर ये स्ट्रक्चर कहलाता है फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, तो यानी कि फॉलिकल जो है वो एक सिंगल सेल नहीं है, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है। एक सेल उसके अंदर है, कौन, प्राइमरी, और उसे घेर लिया है किसने, ग्रेन्युलोसा सेल्स ने। ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलिकल कहते हैं। बट क्योंकि ये अभी पहला है, फर्स्ट है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, तो एक लड़की जब जन्म लेती है इस दुनिया में तो वो अपने साथ बहुत सारे क्या लेके पैदा होती है, प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रखिए, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ की शुरुआत हुई थी तब लड़कियों के अंदर 7 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं, लेकिन जब जन्म का समय आता है, यानी जब गेस्टेशन का 8वां 9वां महीना आ चुका होता है,
तो उनके अंदर 2 से 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। और हाँ, प्यूबर्टी आते आते ये 2 से 3 मिलियन भी घट जाते हैं और बचते हैं सिर्फ 60,000 से 80,000, तो काफ़ी कम हो गया। फॉलिकल्स की इस लगातार घटती हुई आबादी के लिए एक टर्म है फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या है? फॉलिकुलर, मतलब जब लड़की जन्म लेगी और जब तक उसे प्यूबर्टी आएगी, इस बीच काफ़ी सारे फॉलिकल नष्ट होंगे और इनके नष्ट होने को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब मान के चलते हैं किसी लड़की की प्यूबर्टी 11 साल की उम्र में आई और 51 साल की उम्र तक उसको पीरियड्स होते रहे। 51 साल में मीनोपॉज हो गया, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो 40 साल की उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। 40 साल में हर साल में 12 महीने मान के चलते हैं, तो ये बन गया 480। ऑन एन एवरेज अगर राउंड फिगर में चले तो 500 से ज़्यादा एग्स वो रिलीज़ नहीं कर सकती। और ये भी मैं तब बता रहा हूँ जब वो कभी कंसीव नहीं करी, प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसका मतलब फीमेल के पास ये जो बचे हुए 60,000 से 80,000 रह गए, ये बहुत ज़्यादा है, ये वो यूज़ कर नहीं सकती। ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं ना कि पहले मिलियन में थे, फिर और 2-3 मिलियन हुए, फिर अभी 60,000 से 80,000 बचे हैं, तो लगातार घट ही रहे हैं फीमेल के फॉलिकल्स। तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये भी वो यूज़ नहीं कर पाएगी। वो कितने यूज़ कर पाएगी? मैक्सिमम 500। तो oogenesis फीमेल का ध्यान से देखिए, पूरा रे डायग्राम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चीज़ बनानी है। पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना, पैराग्राफ ना तो टीचर को पसंद है पढ़ना, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता आजकल, मार्क्स नहीं मिलते उसके। या तो आपकी मजबूरी है लिखना पैराग्राफ, तो पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स बना के और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। नहीं तो सबसे बेस्ट ये है, ये चीज़ ड्रॉ करोगे, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा आपके बिल्कुल भी। तो स्टार्टिंग होती है ओगोनियम से। ओगोनियम कैसा सेल है? डिप्लॉइड। माइटोसिस करके इसने आबादी बढ़ा दी। फिर ये जो सेल है प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte अब रेडी है क्या करने के लिए? मियोसिस। अब जैसे ही मियोसिस करके उसमें एंटर करती है, एकदम से पॉज यानी रुक जाती है। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1, क्योंकि अब इस लड़की का जन्म हो गया है। मतलब इतना काम, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर ऊपर का सारा काम जन्म से पहले होता है। तो पहले होता है तो क्या बोलेंगे? प्रीनेटल, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इस डॉटेड लाइन से इस डॉटेड लाइन के बीच का गैप देखो, ये है बचपन, चाइल्डहुड, क्योंकि दूसरी डॉटेड लाइन जो है प्यूबर्टी तक आ रही है। तो प्यूबर्टी आने तक, जन्म से प्यूबर्टी आने तक के वक्त को हमने क्या माना? चाइल्डहुड। इस दौरान कोई एक्टिविटी ओवरी में नहीं होती, बल्कि जो बने बनाए फॉलिकल्स हैं वो नष्ट होते हैं ना नष्ट। कितने बचते हैं? 60,000 से 80,000 बचते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? फॉलिकुलर एट्रेसिया होता है। दोबारा बोलो, क्या होता है? 60,000 से 80,000 फॉलिकल बचते हैं। अब प्यूबर्टी आने पर वो जो रुका हुआ प्रोसेस था, गेट्स टेम्परली अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, वो स्टार्ट होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा? वहीं से जहाँ से रुका हुआ था, प्रोफेज 1 से स्टार्ट होती बनेगी एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। ओवम जो शब्द है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बुक ने इसके लिए 2 बार मतलब इसको इस्तेमाल किया है। एक बार तो तब जब मियोसिस 1 से ये निकलता है, और दूसरा तब जब स्पर्म इससे मिल जाता है। मतलब ओवम आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली फीमेल हर महीने क्या रिलीज़ करती हैं? एग, इसी को ओवम कहते हैं, इसी को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और पीरियड्स में जो एग का लॉस होता है वो यही वाला होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, सेकेंडरी oocyte। लेकिन ध्यान से देखिए, जो दूसरी डॉटेड लाइन आ रही है, ये स्पर्म की एंट्री को दर्शा रही है। किसको दर्शाती है? तो अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो मियोसिस 2 भी होगा, क्योंकि पहले क्या हुआ था? मियोसिस 1, अब क्या हो रहा है? मियोसिस 2 होगा, तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। अच्छा, इस पोलर बॉडी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। पोलर बॉडी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम्स का, बट इनकम्प्लीट या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है साइटोप्लाज्म का। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जिस सेल के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता वो सेल डेड सेल होती है। तो जानबूझकर फीमेल ऐसा करती है। क्यों करती है? कुछ पता है किसी को क्यों करती है फीमेल ऐसा? कि एक एग, उसका मतलब जो मतलब एग का मियोसिस 1 हो रहा है, तो एक को तो साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं मिला, दूसरे को बहुत सारा मिल गया। ये इस तरह का मतलब इरेगुलर सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? क्यों बराबर साइटोप्लाज्म नहीं बटा? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दिन से इम्प्लांटेशन तक 7 दिन का वक्त होता है। इस दौरान एम्ब्रियो को ग्रो करना होता है और उसे नरिशमेंट चाहिए होता है। नरिशमेंट माँ से मिल नहीं सकता क्योंकि अभी इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो एग के अंदर रिजर्व साइटोप्लाज्म उसी से काम चलेगा। इसका मतलब फीमेल के गैमीट के पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होना चाहिए और उसी का इंतज़ाम है ये। देखो, पहले जो साइटोकाइनेसिस हुआ वो भी अनइक्वल हुआ, क्योंकि एक को बिल्कुल साइटोप्लाज्म नहीं मिला, एक को बहुत ज़्यादा मिला। अब दूसरा मियोसिस 2 हो रहा है तो भी साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है। एक को बिल्कुल नहीं मिला साइटोप्लाज्म, एक को बहुत ज़्यादा मिला। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो सेल आप देख रहे हैं दूसरी वाली, इसमें एक छोटा सा मेल प्रोन्यूक्लियाई है और दूसरा बड़ा वाला फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है। तो कितने न्यूक्लियस है? 2। इसी को ऊटेड ओवा या ओवम कहते हैं। यही आगे चल के क्या बनेगा? जाइगोट। पर ध्यान से सुनिए, 99% केसेस में, यानी जब फीमेल कंसीव नहीं करती,
फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये डॉटेड लाइन जो आप पहले वाली देख रहे हैं, ये वाली, यहीं तक रुक जाते हैं। यानी हर महीने फीमेल्स को जो एग का लॉस होता है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है। ओकेजनली कभी कभार ही फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर होता है तो यहाँ तक बात जाती है। तो फीमेल का गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाता है? oogenesis। इसको हम स्टेजेस में पढ़ते हैं, पहला प्रीनेटल, ठीक है, फिर हम प्यूबर्टी के बाद, और तीसरा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। लेकिन ध्यान रहे चाइल्डहुड में कोई एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि जो बने बनाए फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं ना, उनकी आबादी लगातार घटती रहती है।